ठीक है, चलो जी करें आज का सेशन स्टार्ट। और आज हमने क्या रिवाइज करना है? हमने चैप्टर 1 इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो ऑलरेडी कर लिया था उसको रिवाइज करना है थोड़ा फास्ट ट्रैक मोड। ठीक है, जिसने नहीं किया उसको भी आ जाएगा समझ में, जिन्होंने किया उनका रिवाइज हो जाएगा साथ। ठीक है, चलो जी करें। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसके आपको मैंने वेटेज भी बताई थी। ये न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ था चैप्टर, और 0 to 5% इसकी वेटेज है। आ भी सकता, नहीं भी आ सकता। आ जाएगा तो बहुत स्कोरिंग है। और सभी चैप्टर्स ये ऐसे होने वाले हैं हमारे। ठीक है, कि सब बहुत स्कोरिंग बनने वाले हैं हमारे। इतनी इजी हमारे को लगेगी ये चीज, क्योंकि इतनी बार कर लेंगे ना हम, इसके बाद टेस्ट रख लेंगे हम। ठीक है, बेशक ये छुटपुट सा चैप्टर है, एक और करके फिर दो का हम टेस्ट रख लेंगे, ऐसे कर लेंगे कुछ। ठीक है, और इसका ऐसे कर लूंगी जैसे कि रिवाइज करवाने के बाद एक आपको ओरल टेस्ट ले लूँ। ठीक है, तो एक पता चल जाएगा कि आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो ना, वो भी पता चल जाएगा। चलो, फिर उसके बाद रिटर्न टेस्ट रख लिया जाएगा। तो ये आपको पहले मैंने ओवरव्यू दिया था चैप्टर का। ठीक है, जिसको मैंने यहीं से समराइज कर दिया था। ठीक है, चलो एक एक करके हम चीज पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा था ये लॉ होता क्या है ना। लॉ जैसे आपको बताया था कि क्या होता है, कि एक्ट है, कानून, कायदे कानून जो डाले हुए हैं, हम सब अगर उसको फॉलो करेंगे तो बहुत वेल डिसिप्लिन हमारी लाइफ चलेगी। और जो लोग फॉलो नहीं करेंगे उनको फिर सजा दी जाएगी। ठीक है, और उनको नाम दिए हुए हैं, एक्ट है अलग है, जैसे हम सबके नाम दिए, कानून सबके नाम दिए, कंपनीज एक्ट, कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट। ठीक है, और डिटेल में समझाने के लिए सरकार ने साथ में रूल्स डाले हुए हैं। ठीक है, कहते हैं कि अगर आप सीए बन रहे हो, सीए के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको ये क्यों जरूरत है, लॉ की समझ होनी क्यों जरूरी है? एक तो कहते हैं सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, हाँ डिग्री आपको सीए 2 लेटर चाहिए, आपको ये पेपर पढ़ना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। बट नॉलेज भी होनी चाहिए, अवेयरनेस भी होनी चाहिए, ताकि अगर आपको कोई आपके पास आए पूछने के लिए, आपको उसकी नॉलेज हो, आप बता पाओ। जीएसटी नया आया था, सब भागे जा रहे थे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास, तो इस ये मेन रीजन। तो कानून कोई भी हो सकता है टैक्सेशन से रिलेटेड। ठीक है, डायरेक्ट इंडेक्स टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स, जीएसटी, कोई भी तरह से वो भी कानूनी है। ठीक है, और सेट ऑफ यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन है। ठीक है, एक जैसे सबके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, कोई भेदभाव नहीं। ठीक है, फिर हमने क्या किया था यहाँ पे? हिस्ट्री। ठीक है, जो नोटिंग्स आपने नहीं कर रखी अपने नोट्स में कर लेना। ठीक है, अब हमने फिर इसके बाद ये क्या पढ़ा था हिस्ट्री के बारे में। अर्ली मैन हंटर गैदरर्स के टाइम की बात है, उनको भी जरूरत थी कायदे कानूनों की, ताकि वो भी एक सेल्फ डिसिप्लिन मैनर में अपनी लाइफ जी पाए। कोई भी तरह के लोग थे, उनको भी जरूरत थी। फिर उसके बाद हमने क्या किया? सबसे पुराना लॉ रिटर्न में क्या था? कौन सा महाराजा लिख आया था? किंग हामूराबी, उसी के नाम से पड़ गया था कोड ऑफ हामूराबी। ठीक है, किसके ऊपर ये गाड़ा हुआ था, लिखा हुआ था? पत्थरों के ऊपर, स्टोन्स के ऊपर गाड़ा हुआ था। ठीक है जी, और इसको बोलते थे ओल्डेस्ट लॉ इन रिटर्न फॉर्म। ठीक है, और ये कौन से बीसी में आया था? 1792 to 1758। ठीक है, ये बीसी में हमारा आया था, वो एडीबीसी नहीं करते होते थे हिस्ट्री के टाइम पे। और उन्होंने कुछ लोग अपॉइंट कर दिए थे देखने के लिए कि लोग ना फॉलो कर रहे हैं कि नहीं करना, तो वो जजेस बोल रहे थे उस टाइम। फिर उसके बाद हमने देखा ऊपर पत्थरों की बात की थी, यहाँ पर ब्रॉन्ज वाले टैबलेट से टेबल्स की बात की थी, उसके ऊपर गड़वाया गया था। ठीक है, उस कानून को क्या बोला जाता है? सबसे हाँ 12, हाँ 12 टेबल्स बोल दिया जाता है, ब्रॉन्ज के थे वो। ठीक है, और उसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट मोस्ट डिटेल, सबसे डिटेल में जो कानून लिखवाया गया था, गढ़वाया गया था, इंग्रेव करवाया गया था, वो ये था। जगह जगह रख देते तो ताकि लोग पढ़े और इसको समझे। ये हमारी हिस्ट्री थी। देन उसके बाद लॉ क्या होता है भाई? हाँ भाई, जो कानून सरकार ने हमारे ऊपर बोला है कि आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, वो हमारी जिम्मेदारी, ड्यूटीज है, लाइबिलिटीज है, ऑब्लिगेशन है, जो हमारे ऊपर इम्पोज की है और फॉलो करनी है हमारे। ठीक है जी, और वो सोशल वेलफेयर के लिए और हर चीज के लिए हमारे ऊपर वो अप्लाई होगी, ताकि सब चीजें सही तरीके से चले। फिर हमने क्या किया था? सोर्सेज ऑफ लॉ। ये लॉ की बात कर रहे हैं तो अच्छा, मेन बॉडी कौन सी, कौन बनाता है कानून? गवर्नमेंट, सरकार। ठीक है, और कौन सी बॉडी उसमें? पार्लियामेंट। ठीक है, कहाँ से आता है कानून, कहाँ से फॉलो करते हैं, कौन बनाता है? कहाँ कहाँ से सोर्सेज है हमारे? ठीक है, अगर आपको याद हो स्कूल में हम प्रोजेक्ट वर्क बनाते थे, लास्ट पेज में टीचर्स कहते हैं सोर्सेज लिख दो जहां जहां से आपने लिया। ठीक है, पहले तो वो इंटरनेट इतना नहीं होता था। हम तो इतनी ना, हर क्लास की मैं तो बुक्स रखती होती थी संभाल के, कभी भी कोई भी जरूरत पड़े, कोई प्रोजेक्ट वर्क मिलता था ना, किताबों में से ढूंढ के इन्फॉर्मेशन निकाल के लिखते थे। हाँ हाँ, बिब्लियोग्राफी बोलते हैं, बिल्कुल सही वर्ड। है ना, फिर तो इंटरनेट आ गया, फिर वेबसाइट्स का नाम डालने लगे थे। ठीक है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट। ठीक है, छोटा घर, बड़ा घर, लोअर हाउस, अपर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा। फिर स्टेट वाली स्टेट असेंबलीज बोलती थी।
और सबसे मेन क्या था हमारा, जो स्कूल में पढ़ते थे, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से जो सरकार ने बनाया, और सरकार के द्वारा और भी जो कानून वगैरह स्टेट वाली गवर्नमेंट के द्वारा कुछ बनाया जाएगा, और कोर्ट के द्वारा। भाई केसेस वगैरह इतने नहीं लगते, हाँ। तो कोर्ट्स वगैरह के द्वारा कुछ पहले डिसीजन वगैरह पास हो रखे हैं, तो वो भी हमारा बेस बन सकता है लॉ समझने के लिए, रेफरेंस ले सकते हैं हम। ठीक है जी, फिर आगे के कस्टम्स एंड यूसेजेस, परंपराएं, ट्रेडिशंस, या हमारे एक्शंस, यूसेजेस के अकॉर्डिंग कुछ चीजें हमारी चल रही है, तो वो अलग से आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी। अच्छा, इधर समझ आ रहा है, गुरप्रीत एंड आयशा? ठीक है। हाँ जी, आ रहा है। यस मैम। ठीक है जी। हाँ जी, बता देना जहाँ पे ना आया समझ। फिर हमने क्या किया था? ठीक है, हमारा, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। ठीक है, पार्लियामेंट डेमोक्रेटिक, उसका मतलब क्या होता है? हाँ, खुद इलेक्ट कर सकते हैं, वोट डाल के हम इलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं लोगों को। तो जिसका वोटर कार्ड नहीं बना, बनवाओ, आपका हक है ये। ठीक है जी। तो यहाँ पर अब देखो, पार्लियामेंट कौन है? अल्टीमेट लॉ मेकिंग बॉडी है। सरकार में पार्लियामेंट है जो अल्टीमेटली ये काम करती है लॉ बनाने का। ठीक है जी। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे कानून होते हैं जो ऑल ओवर इंडिया अप्लाई करते हैं। ठीक है, कुछ स्टेट वाले होते हैं बनाए हुए, तो वो स्पेसिफिक स्टेट में अप्लाई करते हैं। और आपको बताया था कि पहले क्या होता था, एक्सेप्ट JNK, एक्सेप्ट वो वाली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो अब हर कानून सबके ऊपर अप्लाई करेगा, कॉमन। ठीक है जी। देन फिर हमने किसके बारे में पढ़ा था? ये टॉपिक किसके ऊपर था? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारत का संविधान के ऊपर था। ठीक है, सबसे पहले किस चीज से शुरुआत हुई थी यहाँ पर? हाँ, मतलब अंग्रेजों का रूल था। मतलब आपको ना ये फॉर्मेलिटी रह जाएगी बस, फिर ऐसे कहानी की तरह लो बस। जैसे कहानी की तरह मैं नरेट कर रही हूँ एक स्टोरी आपको पहले चैप्टर की, वैसे एक टाइम पे आप मुझे करो। ठीक है, कि मतलब ये पढ़ने की फॉर्मेलिटी लगे बस, फिर तो पढ़ना इजी बनानी है पढ़ाई। ठीक है, तो हमारा क्या था? अंग्रेजों का रूल था। ठीक है, हम गुलाम थे। ठीक है, तो पार्लियामेंट यूके की, उन्होंने क्या बनाया? कानून बनाया। कौन सा वाला कानून बनाया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इन्होंने लागू कर दिया। तो यहाँ ये क्या था? बेस था हमारा भारत के संविधान। ठीक है जी। और उस टाइम पे क्या किया गया था? जो सरकार बनाई गई थी, उसके जो पावर्स थे, यूनिटरी से फेडरल कर दिए गए थे। यूनिटरी का क्या मतलब होता है? एक सिंगल यूनिट बोल सकते हैं, सब कुछ एक ही चीज चला रही है। फेडरल का क्या मतलब होता है? डिवीजन ऑफ पावर्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल को दे दो, जो स्टेट की स्टेट को दे दो, और एक दूसरे को कोई वो इंटरफेयर मत करो अपने काम में, ये था। ठीक है, तो पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की गई थी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ताकि कोई लड़ाई झगड़े ना हो। ठीक है जी। फिर 1937 में क्या आया था? हाँ, 1937 में हमारा आ गया था फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट क्या कर रहा था? जैसे अब सुप्रीम कोर्ट है, तब के जमाने में क्या था? वो फेडरल कोर्ट था। वहां पे सारे केसेस वगैरह लगते थे। ठीक है जी। और एक आपको इधर बताया था कि ये जो फेडरल कोर्ट है, इसको मेन 3 पार्ट्स में इधर डिवाइड किया गया था, अगर आपको ध्यान हो ना। ये क्या था? एपिलेट, ओरिजिनल और एडवाइजरी। एपिलेट में वही, चाहे सिविल केसेस थे चाहे क्रिमिनल केसेस थे, इसके पास आ रहे थे, आगे आगे जाते जा रहे थे लेवल्स। ठीक है, और ओरिजिनल में कुछ केसेस थे यहीं पे इनिशिएट हो रहे थे। ठीक है, एडवाइजरी में ये कुछ एडवाइस करते थे, किसको? गवर्नमेंट जनरल को एडवाइस करते कुछ मैटर्स के ऊपर। ठीक है, और कितने साल चला ये फेडरल कोर्ट? 12 साल। कितने केसेस लड़े? 151 केसेस लड़े। फिर उसके बाद किसका जन्म हुआ? सुप्रीम कोर्ट का जन्म हुआ। बस ये कहानी थी इसमें। ठीक है जी। मतलब अगर बाई चांस कुछ आ जाए, हम अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, कोई मग अप नहीं करने होते, वर्ड्स रट्टे नहीं चढ़ाने होते। ठीक है जी। देन इसके बाद क्या हुआ हमारा? इधर अगर आप इधर देखो, 1937 में आया था फेडरल कोर्ट, प्लस 12 साल चला, मतलब 1949 आ गया था इधर, अगर आप देखो। और 1949 में क्या आ गया था हमारा? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अडॉप्ट कर लिया गया था, ये बन गया था, पर अप्लाई कब हुआ? रिपब्लिक डे पे, 26 जनवरी 1950 को अप्लाई करना शुरू कर दिया, तभी रिपब्लिक डे मनाया जाता है हमारा। ठीक है जी। अच्छा, भारत के संविधान में क्या दिया हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीजें दे रखी है? फंडामेंट, सिटीजन्स के हक, अधिकार, ड्यूटीज, और सरकार के भी हक, अधिकार, ड्यूटी, मतलब राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स और गवर्नमेंट। फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, और सरकार के भी क्या पावर्स, ड्यूटीज है, वो दे रखे हैं। ठीक है। अच्छा, उसमें कुछ ना 3 लिस्ट की बात हो रही थी, उसका क्या मतलब था? बिल्कुल भाई, लॉ मेकिंग पावर। ठीक है, लॉ बनाने की जो पावर है। ठीक है, कौन से मैटर्स के ऊपर कौन बना सकता है कानून? ठीक है, तो वो डिवाइड किया हुआ था 3 लिस्टों में। सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है वो कामों के ऊपर
लॉ बनाने के लिए। फिर स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट के पास और ज्वाइंट लिस्ट में किसके पास थी, दोनों के पास थी। ठीक है, तो फिर हमने किया था इनकम टैक्स एक सेंट्रल सब्जेक्ट, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी इसके ऊपर कानून। ठीक है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग कानून नहीं है इनकम टैक्स का। ठीक है, 31 जुलाई को सब हम इंडिविजुअल्स भरते हैं रिटर्न, है सबके ऊपर एक कानून फॉलो होता है। ठीक है, देन फिर आगे हमने किया था लेवी और स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है, हाँ रजिस्ट्रेशन, या जब हम ये टैक्स ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी वगैरह बेचते हैं तो हमारे को कुछ पे वगैरह करना पड़ता है। वो यहाँ पर कौन सा ये मैटर है, ये बोथ सेंट्रल एंड स्टेट का है। स्टेट लिस्ट का पता है कि आप जैसे वैट, वैट था, ठीक है, और जैसे अब तो जीएसटी उन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया और उसमें क्या कर दिया, कुछ हिस्सा सेंट्रल का है। अगर आप इन डिटेल पढ़ोगे ना टैक्सेशन में, उसमें आधा आधा किया हुआ है। हाँ 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 हाँ, कि सेंट्रल का इतना हिस्सा, स्टेट का इतना हिस्सा है। ठीक है, अगर पुरानी, इससे पहले था वैट, वो स्टेट वाइज होता, पंजाब वैट एक्ट, है ना, तो वो स्टेट वाइज होता काम है। तो उसके ऊपर वो स्पेसिफिक सरकार स्टेट की पावर होती थी, कुछ उसमें चेंजेस करने, बनाने हैं, डिलीट एडिशन करना, वो सब चीजें। आओ जरा, फिर ये कानून बनाया कैसे जाता है, ध्यान है आपको, याद है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। जैसे अब किसी ऑफिसर्स को लग रहा है, तो किसी लोगों को लग रहा है ये वाला कानून जरूर आना चाहिए, अपना वो रफ ड्राफ्ट नहीं करेंगे, कॉपी से बनाएंगे, जिसको बोलते हैं रफ कॉपी या ड्राफ्ट या बिल बोल देते हैं इसको, बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, पार्लियामेंट के आगे ये जो रफ कॉपी है, ठीक है, ये पेश किया जाएगा, इनके आगे रखा जाएगा, और सबसे पहले लोकसभा अप्रूवल देगी, फिर आगे बढ़ेगा, बड़े घर में जाएगा राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट अपना ठप्पा लगाएगा, अप्रूवल देगा, हम तक कैसे पहुंचेगा, ऑफिशियल गजेट में जब वो छप जाएगा, पब्लिश हो जाएगा, नोटिफाई हो जाएगा। ठीक है, ये तब इसको माना जाएगा, ये बिल से क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। ये था हमने पढ़ाई था, ये था प्रोसेस लॉ बनाने का। फिर आगे चलो, फिर हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ लॉ। ठीक है, टाइप्स ऑफ लॉ में 4 तरह के लॉ के बारे में पढ़ा था। क्रिमिनल लॉ में क्या था, हाँ, सीरियस संगीन अपराध, है ना, जैसे यहाँ पे थेफ्ट, फ्रॉड, चीटिंग, मर्डर, रेप और असॉल्ट, मतलब अटैक वगैरह करनी, ये सब चीजें। ठीक है, इसके ऊपर 2 कानून अप्लाई हो रहे थे, क्या नाम है, ये ईयर के साथ पूरा कानून का नाम और विद ईयर याद है। ठीक है, इंडियन पिनल कोड 1860, और दूसरे क्या था, बीच में आर डाल था, सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1970। ठीक है, तो ये 2 कानून इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, और जो गुनाह करता है उसको सजा दी जाती है। अच्छा, इसमें क्या होता है, आईपीसी में क्या दिया होता है और ये सीआरपीसी में क्या दिया होता है, बिल्कुल। ठीक है, आईपीसी में बेसिकली बताया होता है क्राइम के बारे में कि ये अपराध है, ठीक है, उसकी नेचर, हाँ, और उसकी सजा क्या है, मतलब उसकी पनिशमेंट क्या है। ठीक है, ये लो इंग्लिश में लिख देती हूँ, मतलब भेज दूंगी, इसको नोटिंग्स कर लेना, वो जो रहती हैं। और इसमें बेसिकली क्या बताया जाता है, प्रोसीजर, वो बंदे ने अपराध तो कर दिया, ये वाला कवर भी हो रहा है इसमें, जो आईपीसी में लिखा है, अब उसको सजा देनी कैसे है। ठीक है, वो सारा प्रोसीजर बताया। ठीक है जी, फिर आगे आते हैं सिविल लॉ पे। सिविल लॉ में क्या, इनका मेन मकसद क्या होता है सिविल लॉ में, हाँ, ये ऐसे अपराध होते हैं कि जैसे रेंट नहीं दिया, सामान नहीं दिया, या कॉन्ट्रैक्ट के उसकी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं निभाई, तो ऐसे ये वाले होते हैं। तो इसमें ना मेन क्या होता है कोर्ट्स का, कि हम ना इनका मैटर सुलझा दें, ना कि सजा ही दें, क्योंकि ये इतने भी बहुत संगीन अपराध नहीं होते कि पहले इनको पनिश किया जाए, क्योंकि कहते हैं कि पहले इनको सुलझा दिया जाए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ऊपर मेन इनका फोकस होता है। और इसमें कौन कौन सा कानून अप्लाई होता है, हाँ मतलब एक्ट कौन सा अप्लाई करता है, एक्ट होता है हमारा ऊपर सीआरपीसी, नीचे सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, 1908। ठीक है, ये वाला था। ठीक है, और इसको आगे फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, जैसे अगर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट, मतलब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया एक दूसरे के साथ, फिर फैमिली डिस्प्यूट हो गए, प्रॉपर्टी रिलेटेड लड़ाई झगड़े हो गए, फिर आगे लॉ ऑफ टॉर्ट, कुछ गलत आपने काम किया, ठीक है, या किसी की रेपुटेशन के ऊपर बात आ गई, ये चीजें सिविल लॉ में कवर होती। फिर कॉमन लॉ में क्या था, बताओ जरा। बिल्कुल, और सबसे ऊपर वाली कोर्ट एपेक्स कौन है, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, अगर उन्होंने कोई डिसीजन दिया है तो बाकी कोर्ट्स को, बाकी हाई कोर्ट्स को वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये किसने बोला हुआ है,
आर्टिकल 141 नहीं। ठीक है जी, मतलब उनको उस बात पे रहना पड़ेगा। और कहते कई तो ना कुछ सेम टू सेम केस आ जाते हैं, सेम टू सेम फैक्ट्स भी सेम होते हैं और डिट्टो सेम होते हैं, सेम टू सेम, तो कहते हैं उसके ऊपर वही अपना डिसीजन अप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये बोला हुआ है। फिर हम आते हैं किसके ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसमें क्या था, नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरल तरीके से जस्टिस दो किसी को। हाँ, मतलब इंसाफ दो नेचुरल तरीके से। वो इसमें नेचुरल मतलब बिना किसी भेदभाव के, जैसे हम कहते हैं नेचुरल चीज बिना मिलावट के, प्योर चीज खाओ, है ना। नेचुरल जस्टिस मतलब बिना किसी के भेदभाव, ठीक है, बिना किसी बायसनेस की, ठीक है, बिना किसी पार्शियलिटी के। ठीक है, रूल अगेंस्ट प्रेजुडिस मतलब किसी को हानि ना पहुंचाई जाए। कैसे हानि पहुंचा सकते हैं दूसरों को हम, नुकसान, अनफेयरनेस, अनफेयरनेस कैसे, बिल्कुल, मतलब अगर उसके घर परिवार के लोग हैं और वो जज बना, तो पार्शियलिटी तो होगी ना। तो वो उसमें मत इन्वॉल्व है, अगर उसके घर के लोग या कुछ ऐसे हैं कि वो पार्शियलिटी कर सकता है। और सुनने का मौका दो उसको, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो। ठीक है जी, और कहते कई बार आपको लॉ के अनुसार तो चीजें चलनी है, पर थोड़ा और खुल के देखो चीजें, और बड़ी सोच रख के देखो। कहते पर आप लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते। पर किसके अगेंस्ट आप जा सकते हो अगर डिसीजन लेना हो? किस, कॉमन लॉ। जरूरी नहीं सेम टू सेम जो पहले केस डिसीजन हो चुके हैं केस लॉ पे वो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करने हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये बोला हुआ। फिर आ जाओ इन्फोर्सिंग द लॉ। इसका क्या मतलब है इन्फोर्सिंग द लॉ का? हाँ, कानून बना तो दिया, ये तो सीख लिया, अब उसको देखना किसने, मॉनिटर किसने करना है कि लोग करते हैं कि नहीं अप्लाई। सरकार, सरकार के डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज, ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स, है ना, फिर वो सिविल सर्वेंट, ये सारे लोग। फिर आपको वेबसाइट भी ओपन करके मैंने दिखाई थी एक, है ना, जिसमें सारे डिपार्टमेंट मिनिस्टर दे रखे हैं। ठीक है जी, जैसे गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, उसको कौन चला रहा होता है, कैबिनेट मिनिस्टर या मिनिस्टर्स। उनके अंडर कौन होते हैं, सिविल, हाँ। हाँ, जूनियर मिनिस्टर्स बोले, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स बोल देते हैं। नहीं तो उन सब मिनिस्टर्स, चाहे वो स्टेट वाले हैं चाहे वो यूनियन वाले हैं, कैबिनेट उनके नीचे कौन होते हैं, सिविल सर्वेंट या आईएएस ऑफिसर्स वगैरह। वो देश के लिए काम कर रहे होते हैं, सरकार के लिए काम कर रहे होते हैं, मिनिस्टर्स को उनको रिपोर्ट वगैरह करना। ठीक है, तो कहते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर कौन, जो डायरेक्टली पीएम को रिपोर्ट करते होते हैं। ठीक है, एक कौन, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बहुत सारे मिनिस्टर्स बैठते थे, तो ये भी बैठते थे, और उनके साथ जूनियर मिनिस्टर, जूनियर कौन से होते हैं, हाँ, स्टेट वाले जो हेड होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, वो बैठते हैं। फिर एक एग्जाम्पल किया था हमने किसका, इनकम टैक्स एक्ट का। ठीक है, ये कौन सी मिनिस्ट्री में होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तिजोरी। ठीक है, तिजोरी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके अंदर कौन सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। मेन रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है सरकार का, टैक्स से आ रहा है हमारा। ठीक है, उसके अंदर कौन सी बॉडी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स के अंदर है। ठीक है, हर चीज को बाइफिकेट करके किया हुआ है। देखो सरकार पूरे हिंदुस्तान को चला रही है, तो डिवाइड करना पड़ेगा हर चीज को अकॉर्डिंगली, बाइफिकेट करना पड़ेगा। उसके अंदर कौन देख रही है, हाँ, इंडियन, हाँ, रेवेन्यू सर्विसेज वाले ऑफिसर, सिविल सर्वेंट जो, वो सारा इनकम टैक्स एक्ट का मैटर। ठीक है, तो ऐसे सारा बाइफिकेट किया पूरे तरीके से चलता है हमारे सरकार में का। लेवल्स हो जाते हैं ना, ऑफिसर्स बहुत सारे होते हैं। हाँ, वो तो है ना, तो तभी तो। पर वही है ना कि ये जो लोग हैं इतने पढ़ लिख कर आ रखे हैं, मतलब इनको इतनी नॉलेज है। और पता है क्या, एक एथिक्स की भी बात होती है, सबके एथिक्स, क्या आपके मॉरल्स हैं, एथिक्स हैं, और ये सबके अलग होंगे। अब अगर मैं अपने आप, तो मेरे को है कि मेरे को बस रात को अच्छी नींद आ जाए, दिन में मैं कुछ ऐसा काम करूँ। और दूसरा कि पैसे में बेशक कम कमा लूं, पर अच्छी नींद आए बस मुझे। ठीक है, मतलब मैंने कुछ ऐसा इधर उधर गलत काम नहीं करना, कम पैसों में मैं खुश रह। ठीक है, तो ये अपने एथिक्स होते हैं, कोई कहते नहीं भी हमारे को, सबका अपना अपना। ठीक है, पर बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं तो यही बोलूंगी। ठीक है, बहुत एक ना ये बहुत वैल्यूएबल डिग्री है, प्रेस्टिजियस रेपुटेटेड डिग्री है। ये दो लेटर्स जब लगते हैं ना, मतलब आप एक तरह से अपने घर जो आप रिप्रेजेंट करते हो, पूरे हिंदुस्तान को आप एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ चंद लाख ही हमारे हैं।
मतलब इतना उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सब चीजें करने की है। ठीक है, और मैं तो चाहूंगी आपके अखबारों में फोटो है कि आपका नाम रोशन करने की, दूसरे वे में भी ना, दूसरे वे में ना है कि मतलब वो समझ रहे हो आप कि मतलब आपके अखबार में फोटो है फर्स्ट पेज या जहाँ पे भी कि आप नाम रोशन करो अपने पेरेंट्स का, ना कि उनका नाम डुबाओ। तो कुछ ऐसा काम करना हमेशा अपनी लाइफ में कि उनका नाम ऊंचा रहे, सर ऊंचा रहे, हमेशा प्राउड फील रहे। ठीक है, तो ये मतलब अपने एथिक्स है। ठीक है, और बाकी सरकार तो अपनी तरफ से तो देखो कोशिश करती है हर चीज पे चेक लगाने की या रोक लगाने की, तभी तो हम इतना पढ़ते रहते हैं केसेस कि वो मिनिस्टर ने ऐसे किया, मतलब घोटाला किया और ये केस लग गया, उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं से तो पता चल ही जाती है ना चीजें, कब तक आखिर कब तक, एक तो अंत आता ही है ना हर चीज का फिर। तो ये चीज है। हाँ जी। फिर हमारे थे, हमने एक एक करके मिनिस्ट्री स्टार्ट की थी सरकार में, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, एक तरह से ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है मेन हमारा, फाइनेंस रिलेटेड चीजें संभाल रहा है। ठीक है जी, वित्त मंत्रालय भी बोला जाता है इसको, वित्त मंत्रालय। ठीक है, और ट्रेजरी ऑफ इंडिया बोला जाता है, खजाना है एक तरह से ये जो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री है। ये टैक्सेशन रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड मैटर्स देखना, कैपिटल मार्केट मतलब शेयर मार्केट रिलेटेड। ठीक है, और सबसे मेन चीज, हर साल बजट आता है। ठीक, हाँ, फेब में हमारा बजट आता है हर साल। तो बजट जो निकाला जाता है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा निकाला जाता है, और इन्हीं में से वो फाइनेंस मिनिस्टर जो बनते हैं वो निकालते होते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इनका, फाइनेंस मिनिस्टर्स का हमारा। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बड़ी वेट रहती है। ठीक है जी। तो यही सब चीजें हम ऐड ऑन कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा बजट पे आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे आ गया, कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वेट रहती है कि क्या है बजट में, किसको कितनी डिडक्शन एग्जेम्पशन मिल रही है, कौन से सेक्टर को कितना पैसा एलोकेट किया जा रहा है। ठीक है, तो वो पता चलता है हमारे को इससे। तो ये चीजें की थी। फिर आगे कुछ ना जनरल नॉलेज की चीजें थी। अच्छा आ रहे हैं इधर? अच्छा, लक्ष्य ने भी ज्वाइन कर लिया, गुरप्रीत, आयशा, लक्ष्य आ रहा है समझ में बच्चों? हाँ जी मैम, आ रहा है जी। ठीक है जी, ठीक है, चलो। फिर यहाँ पर कुछ जनरल नॉलेज की चीजें थी, ये पिछले कुछ फाइनेंस मिनिस्टर्स के बारे में कुछ डाटा दिया होगा कि उन्होंने अपने टर्म में कितने बजट्स निकाले, है ना। तो श्री मुरारी जी देसाई ने कितने निकाले इधर? 10 निकाले। ठीक है, श्री मुरारी जी देसाई ने 10 निकाले, 10, 9, 8, 8, 6 करके हमने किया। ठीक है, देन उसके बाद किसने निकाले? श्री प्री चिदम्बरम जी ने 9 निकाले, प्रणब मुखर्जी ने 8 निकाले, श्री यशवंत सिन्हा जी ने भी 8 निकाले, हमारे फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह 6 निकाले। तो सब बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं, मतलब इतने नॉलेजफुल लोग होते हैं जो ये बजट वगैरह निकालते हैं या बनाते हैं। बहुत मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी से आए थे, इन्होंने पढ़ाई कर रखी है, अगर हम डिटेल में इनके बारे में पढ़े। हाँ, इकोनॉमिस्ट बहुत अच्छे हैं होते हैं हमारे। तो सभी के सभी इतने नॉलेजफुल है ये। मतलब किसी को डिग्रेड करना या गलत बोलना तो बहुत आसान होता है, पर उन्होंने जो इतने सालों की मेहनत, ऐसी थोड़ा मिनिस्टर्स इनका नाम है ना, तो कुछ तो है ना बात, इन तभी इनको चूज किया गया। फिर आओ जी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या क्या चीजें मेल संभाल रहा है उसके बारे में बच्चों ने पढ़ा दिया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कहते हैं ये 5 चीजें, ऊपर 4 भी थी नीचे 1 भी थी, तो टोटल 5 चीजें सेंट्रल लेवल पे ये चीजें संभाली जा रही। कौन सी थी? IRS। ठीक है, एक तरह से वो जो IAS ऑफिसर्स वाली पोस्ट है ना, एक तरह से वही उन्होंने बता रखी है इधर। ठीक है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में क्या होता है? टैक्स, रेवेन्यू मेन कहाँ से आ रहा है? टैक्स से आ रहा है। टैक्स कितना लगाना है, लेवी करना है, कलेक्ट कैसे करना है, तो वो मेन जिम्मेदारी रहती है। फिर उसके बाद इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इसमें क्या किया था? कंपाइल करना और सेंट्रल और स्टेट के ऑडिट का देखना। ठीक है जी, हाँ। इंडिया, और हाँ, हमने ऑडिट का मतलब ही देखा था, चेक करना है एक तरह से उनके फाइनेंशियल या जो भी बुक्स हैं एज पर स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, एज पर लॉ, जो भी उनके ऊपर अप्लाई हो। ठीक है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विस, देन इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। नाम से पता चल रहा है इसमें क्या होगा ये वाली सर्विस में। हाँ, इकोनॉमिक से रिलेटेड, हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने से रिलेटेड कुछ भी रिफॉर्म्स निकालने, पॉलिसीज निकालने, GDP वगैरह से रिलेटेड वो चीजें। ठीक है, देन आगे क्या थे? इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, इसमें क्या है? इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, हाँ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अकाउंट्स वगैरह हैंडल करना, मेंटेन करना। ठीक है जी। तो थोड़ा थोड़ा बेशक लिख लेना ताकि बाद में रट्टे ना चढ़ाने पड़े, हमारे को मतलब पता हो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने भेज भी दिया था, कहीं कुछ रहती होगी नोटिस कर लेना।
फिर लास्ट में क्या था, इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सर्विस। इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सर्विस, इसमें क्या था? हाँ, आपको बताया था ना कि कॉस्टिंग से रिलेटेड भी अलग से हमारे प्रोफेशनल्स है। ठीक है जी, तो क्या करते हैं, जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन कुछ बना रही है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, उसमें कितना पैसा लग रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ताकि अकॉर्डिंगली वो देखे कितना प्रॉफिट पर यूनिट निकल रहा है, उसको कॉस्ट क्या रखे, वो सारी एनालिसिस वगैरह वगैरह करना, फाइनेंशियल डाटा कॉस्ट एनालिसिस करना, ये काम। तो कौन कौन सी 5 चीजें हैं बताना? इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन, हाँ ठीक है ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड था। फिर हाँ, सिविल अकाउंट से रिलेटेड था। फिर पांचवा कॉस्ट एंड मैनेज, ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स, उससे रिलेटेड। ठीक है जी। वैसे तो अब देखो यहाँ पर इतना अंदर इसके डिटेल में बारे में नहीं बताया, बाय चांस अगर आपको पूछ लिया, आप एक एक लाइन अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। ठीक है, मतलब और इम्प्रेस हो जाएगा एग्जामिनर का, बाय चांस इसके ऊपर आ गया देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसी है, मतलब कैसे इसमें अंदर क्या है। ठीक है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आप इसको पॉइंट्स फॉर्म में लिखो और एक एक लाइन लिख दो आगे, बस अपनी अपने वे में अपने वर्ड में एक्सप्लेन कर दो बस। ठीक है जी, फिर आगे हम देखते हैं डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं? हाँ जी, कौन से थे ये हमारे 6 डिपार्टमेंट थे। सबसे पहला कौन सा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो वही चीजें, क्या इकोनॉमी से रिलेटेड पॉलिसीज देखना और ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी से रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें हमारी यहाँ पर फॉर्मुलेट करना, फॉर्मुलेट मॉनिटर कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिसी। फिर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, कहाँ कहाँ कितना पैसा एलोकेट करना है, खर्चा करना है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जहां जो सरकार को आएगा, मेन टैक्स से आएगा पैसा। फिर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें क्या था मेन, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल यहाँ पे पॉलिसीज बनाई जाती है, किस कौन से सेक्टर से रिलेटेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस और पेंशन रिलेटेड। ठीक है, ये वाले सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पर पॉलिसीज, क्योंकि मेन फाइनेंस, ठीक है, मेन फाइनेंस हमारा बैंकिंग इंश्योरेंस से आते हैं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हमारा पेंशन से रिलेटेड भी बोलती है। ठीक है, फिर आगे क्या किया था हमने इधर, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, इसमें क्या था, हाँ, पहले तो इन्वेस्टमेंट, पैसा कहाँ कहाँ लगाना, फिर डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपको याद है प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट में हमने फर्क देखा था, क्या था फर्क? ओनरशिप, शेयर, हाँ कुछ पार्ट, हाँ बेच देते, कुछ हिस्सा बेचना उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, पूरा का पूरा बेच देना, डेट इज कॉल्ड प्राइवेटाइज। ठीक है, देन था डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, जो सरकार के द्वारा ओन की गई होती है, तो उनसे रिलेटेड यहाँ पर पॉलिसीज वगैरह बनाना। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट बताना, चाहे ना वो लिंकेज करके बना लिया करो, इसमें कुछ ऐसा ऑर्डर स्पेसिफिक नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर रेवेन्यू वाला हो गया, ठीक है, फिर जौन जौन सा भी याद है, इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट वाला, पब्लिक एंटरप्राइज, फाइनेंशियल सर्विसेज वाला आ गया, फिर कौन से हमारे इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, ये चीज है। चलो जी, आप, हाँ जी, आ रहा है गुरदीप, आयशा, लक्ष्य समझ में आ रहा है? हाँ जी मैम, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस बता दें। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक पब्लिक एंटरप्राइज, हाँ एंटरप्राइजेस। हाँ बता रहे। अच्छा आयशा, आपको आ रहा है समझ, लक्ष्य, पता नहीं आपने पिछली क्लासेस लगाई है नहीं लगाई, आ रहा है समझ में? हम्म, यस मैम। ठीक है ठीक। हाँ जी, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, पब्लिक एंटरप्राइजेस वो कौन से डिपार्टमेंट है या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बोल दो या कंपनीज बोल दो, जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है, उनके द्वारा ओन की जाती है, उनका हक होता है उसके ऊपर, उनका कंट्रोल होता है, उनके द्वारा ओन की गई होती है। ठीक है, तो एक तरह से हम इनको बोल सकते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस या गवर्नमेंट कंपनीज भी, हम इनको एक तरह से बोल सकते हैं कि अगर कंपनी के फॉर्म में, जैसे हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, उसमें गवर्नमेंट कंपनीज पढ़ेंगे, जिसमें कम से कम, मतलब क्या क्या बोलते हैं, कम से कम 51% शेयर होल्डिंग, ठीक है, हमने किया था ना, जिसमें कम से कम 51% शेयर में पैसा लगाया हो किसने, सरकार, तो वो हो जाती है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो अदर देन कंपनीज भी कुछ और डिपार्टमेंट या कुछ और एंटरप्राइजेस, कुछ यूनिट्स हो सकते हैं जो सरकार के द्वारा ओन किए जाते हैं, पार्शियली या होली। तो उनसे रिलेटेड, उनको कैसे चलाना है, पॉलिसीज, उनसे रिलेटेड कुछ खर्चा इनकम या कुछ भी देखना, तो वो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। हाँ जी, समझ आया इधर गुरदीप? हाँ जी मैम, आगे जी। ठीक है जी। चलो जी, अब आगे चलते हैं हमारा एक मेन मिनिस्ट्री पे, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर्स।
ठीक है, जो आपका फाउंडेशन से शुरू होता है, इंटर में भी चलेगा, फाइनल भी, क्योंकि मेन आपका कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो इससे नाता हमेशा जुड़ा रहेगा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर्स से। और अगर आप आर्टिकलशिप ट्रेनिंग में जाते हो, वहां पे अगर आपके पास सर के जो कुछ क्लाइंट्स अगर कंपनीज हैं, तो आप एमसी की वेबसाइट पे प्रैक्टिकली भी करके देखो एक। जैसे मैंने अपने टाइम पे भी, हमारे सर के पास भी कंपनीज के कुछ क्लाइंट्स थे, तो एमसी की वेबसाइट पे हम कंपनी बनाना, कोई फॉर्म भरना या कुछ करना, हर चीज से रिलेटेड वो एमसी की वेबसाइट पे होता था। तो हमने प्रैक्टिकली भी फिर करके देखा था, है ना। तो बहुत मजा आता है करने में हर काम प्रैक्टिकली भी, जैसे आप पढ़ते हो। तो एमसी में क्या है, कॉर्पोरेट से आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग जाना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड चीजें देखती होगी मिनिस्ट्री। हाँ, एंटरप्राइजेस मतलब, और उसमें हम स्पेसिफिक हमने अगर देखा था, ये तीन चीजें थी। कंपनी से रिलेटेड मैटर्स देखता है, एलएलपी और आईबीसी। आईबीसी क्या था? बैंकरप्सी कोड 2016। क्या था इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में? बिल्कुल, मतलब हाँ, दिवाला, इंसॉल्वेंट हो गया बंदा, बैंकरप्ट हो गया, मतलब उसके पास पैसे ही नहीं रहे, मतलब एसेट्स आर लेस देन लायबिलिटीज। दिवाला निकल गया, है ही नहीं कुछ पैसा। देनदारी सर से ऊपर है, पर है नहीं पैसा देने के लिए। ठीक है, लायबिलिटी ज्यादा हो। तो मेन कंपनीज, एलएलपी और आईबीसी से रिलेटेड ये चीजें देखता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, और ये रन कौन करता है, कौन से सिविल सर्वेंट्स, कौन सी पोस्ट के? ठीक है, आईसीएलएस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। ठीक है, ये इसी नाम से देखो आप रिलेट करते हो। ठीक है, नई भी रहती चीजें ध्यान आ जाती हैं डिपार्टमेंट के नाम से। ठीक है, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। ठीक है जी, ये हो जाएगा हमारा। जैसे आपका उसमें इंटर में नाम ही सब्जेक्ट का क्या है, कॉर्पोरेट, या अभी द बिजनेस लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, उससे हम यहाँ पे पोस्ट का नाम देख सकते हैं, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस आ जाएगा। ठीक है जी, और ये कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, मतलब क्या करना पड़ता है इनको? हाँ, पेपर का नाम क्या है? हाँ, हाँ, ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होते हैं। ठीक है, जिसको हम कई बार यूपीएससी के पेपर भी बोल देते हैं, यूपीएससी में हेड है, कमिटी है, डिपार्टमेंट। जैसे हमारे 11th 12th में हम क्या पढ़ते थे, सीबीएसई के, हम हमने बोर्ड के एग्जाम दिए थे 10th और 12th, है ना, सीबीएसई के अंडर रेगुलेशन थे जब तक हमने पढ़ाई की स्कूल। तो यहाँ पे कमिटी कौन है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पोस्ट वाला बंदा कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ऊपर आईसीएलएस था, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, और इधर डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है जी, ये था हमारा एमसी के बारे में। फिर आजो जी हमारे गृह मंत्रालय के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऊपर। ठीक है, और ये एक तरह से वो सरकारी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो मेन क्या चीज देख रही है, हाँ, देश की रक्षा कर कैसे करनी है, इन्होंने देख क्या रूल्स रेगुलेशन नियम निकालने हैं, जो भी फ्रेम करना है। ठीक है जी, और ये कौन हेड करता है हमारा? यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम। कौन कौन से डिपार्टमेंट है? छह, छह उधर किए थे हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, छह इधर है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। ठीक है, अमन शांति बनाए रखना बॉर्डर पे। ठीक है, और इंटरनल सिक्योरिटी, अंदर भी सब सही तरीके से चले, बॉर्डर पे शांति और इंटरनल भी शांति, बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ऐसे रिलेट किया करो टॉपिक। ठीक है, रट्टे नहीं चलते, अगर लिंक करके करोगे तो चीजें याद रहेंगे, और समझ के करोगे। फिर हमारा देखो यहाँ पर, जहाँ पे हमेशा हलचल रहती है, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख अफेयर, इसका अलग से डिपार्टमेंट बना रखा है। डिपार्टमेंट ऑफ होम, हमारे घर से रिलेटेड ओवरऑल कोई भी चीज पॉलिसीज वगैरह बनानी। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंग्वेज से रिलेटेड है ये वाला डिपार्टमेंट अलग से, जिसको आगे हमने तीन पार्ट्स में फिर देखा था, इसको डिवाइड किया हुआ। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, स्टेट रिलेटेड मैटर्स वगैरह। तो कौन कौन से यहाँ पर, एक तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ होम हो गया एक। फिर शांति कहाँ काम नहीं रखना, बाहर भी अंदर भी, कैसे? डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। ठीक है, फिर आगे इंटरनल सिक्योरिटी, फिर जम्मू कश्मीर लद्दाख अफेयर्स, फिर एक ऑफिशियल लैंग्वेज वाला हो गया, छठा एक वो स्टेट वाला। ठीक है, फिर एक आगे ना लैंग्वेज वाले डिपार्टमेंट को फर्दर तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ। किसमें किया हुआ है, क्या नाम है? सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो। नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या कर रहे होंगे, बताना। ट्रांसलेशन वाला काम हो रहा होगा इसमें। कहते हैं, अगर इसको और डिटेल में थोड़ा बताओ, इसमें क्या चीजें ट्रांसलेट हो रही होंगी, जैसे कुछ, हाँ, जैसे अदर देन स्टैट्यूटरी, जैसे मेन तो जो लॉ का कुछ ट्रांसलेशन वगैरह करना है, इंटरप्रेट करना है, वो तो लॉ मेकिंग बॉडीज कर देती हैं, या जैसे हम प्रोफेशनल्स कर देते हैं। जैसे लिटरेचर,
नॉन स्टैट्यूटरी प्रोसीजर जैसे कुछ कोड्स, मैनुअल्स, फॉर्म्स, ट्रेनिंग मटेरियल्स, कोई भी चीज, ठीक है, अदर देन जैसे कुछ कानून हो गया, कुछ हो गया, कुछ ट्रांसलेट करके बतानी है चीजें इजी लैंग्वेज में, या कुछ किसको, किसकी, सरकार की, सरकार से रिलेटेड कोई चीजें आपको ट्रांसलेट करके बतानी है, तो ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी रिलेटेड काम से रिलेटेड उनको कुछ ट्रांसलेशन का काम करना है, तो ये इस डिपार्टमेंट को बोला जाता है। ठीक है, सरकारी कोई भी ट्रांसलेशन वाला काम इन्होंने संभाला, बस इतना पता होना चाहिए ताकि आप इसको एक दो लाइनों में अपना लिख सकें। ठीक है, फिर आगे के सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नाम से ही पता चल रहा है ये वाले डिपार्टमेंट में क्या होगा, हिंदी लैंग्वेज के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी, उसमें ट्रांसलेट करना, उसमें टाइप करना। ठीक है जी, फिर उसकी स्टेनोग्राफी समराइज करके ये हो गया। फिर आगे डायरेक्टोरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन, सेंसस में क्या होता है, हाँ लोगों की काउंटिंग वगैरह होती है, वो सेंसस वगैरह देखते हैं। हाँ ठीक है, तो मेन कौन से यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज तीन कौन से हैं, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो है ना, CTB। ठीक है, देन हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हिंदी में सिखाने के लिए एक इंस्टीट्यूट होगा। फिर आगे क्या होगा, सेंसस ऑफ, डायरेक्टरेट ऑफ सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और सेंसस ऑपरेशन। फिर आगे चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस पे। ठीक है, जिसमें एक तरह से वही जैसे सरकार को डिवाइड किया जाता है तीन हिस्सों में, ऐसे ये मिनिस्ट्री है। ठीक है, एक बनाएगी, एक समझाएगी, ठीक है, दूसरी, एक बनाएगी, दूसरी समझाएगी, तीसरी क्या करेगी, हाँ इम्प्लीमेंट करेगी। तो इसमें तीन डिपार्टमेंट्स है, क्या क्या नाम है यहाँ पर डिपार्टमेंट्स के। ठीक है, और इसको भी कैबिनेट मिनिस्ट्री हेड करता है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। ठीक है, दूसरा कौन है, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, लीगल अफेयर्स लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। ठीक है, जैसे हमारे सरकार तीन हिस्सों में डिवाइड होती है ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और क्या था, जुडिशियल। तो सेम आप उससे रिलेट कर सकते हो, ये तो सेम ही है लेजिस्लेटिव। ठीक है जी, और ये एग्जीक्यूटिव वाला एक तरह से काम हो रहा है। ठीक है, और ये जुडिशरी वाला काम है, उससे रिलेट करो, आप रिलेट करके चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। लेजिस्लेटर में क्या होगा, ये लॉ वगैरह बनाएगी, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। और डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स क्या करेगी, हाँ बिल्कुल, लॉ वगैरह ये किसी मिनिस्ट्री को, डिपार्टमेंट को, ऑफिसर्स को, किसी को समझाना है वो बताएगी, एडवाइस करना है वो करेगी। इसको और डिटेल में मैंने बता दिया, एडवाइस करना डिपार्टमेंट्स को लीगल मैटर्स पे, या इंटरप्रेट करना भारत का संविधान या लॉ। ठीक है, या देखो कई बार क्या होता है कि सरकार के ऊपर कुछ केस कुछ चल रहा होता है, हमारी कंट्री के ऊपर केस के ऊपर, तो उनके भी यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो उन्होंने देखना होता है एंगेजमेंट ऑफ कॉन्सल टू पेयर ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन इन हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये मेन चीज देखती है, आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत है, मेन क्या रखना है यहाँ पे, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट कानून बनाएगा, और ये क्या करेगा, एडवाइज और इंटरप्रेट करेगा लीगल अफेयर्स वाला। और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, हाँ न्याय दिलाना, सही तरीके से जस्टिस मिल रहा है या नहीं। और इसमें न्याय कौन देता है, वर्डिक्ट कौन देता है, जज देता है। तो कौन से लोग अपॉइंट किए जा सकते हैं, अगर उनको रिमूव करना है, क्यों, कब, कैसे कर सकते हैं, वो रिजाइन दे सकते हैं कब, कितनी देर का नोटिस पीरियड, वो सब। ठीक है जी, और कौन से जजेस जैसे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हायर लेवल पोस्ट होते हैं, तो उनके बारे में देखना। तो कौन से तीन डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस में, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, चाहे आप उस ऑर्डर में याद रख लो, डिपार्टमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव हो गया, फिर लीगल अफेयर्स हो गया हमारे यहाँ पर, फिर तीसरा का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। ठीक है जी, हाँ जी, इधर गुरदीप आयशा आ रहे समझ में, हाँ जी मैम, आगे। ठीक है Yes, जी, ma'am. ठीक, आगे चलो, फिर हमने शुरू किया था सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ, ये क्या था, किसके बारे में था ये, हाँ भाई इन्होंने सारा काम देखना है, किसका ध्यान रखना है, स्टॉक मार्केट का, सब कुछ ठीक हो रहा है वहां पे शेयर मार्केट में, स्टॉक, और जो लोग पैसा लगा रहे हैं इन्वेस्टर्स वगैरह, उनका भी ध्यान रखना, उनको भी प्रोटेक्ट करना, उनसे रिलेटेड ये रूल्स रेगुलेशन निकालता है। ठीक है जी, तो ये रेगुलेटरी बॉडी है किसकी, सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट। ठीक है, सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स। ठीक है, ये सिक्योरिटीज क्या हो गया, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स हो गए। ठीक है जी, और यहाँ पे कमोडिटी क्या होगा, कुछ गोल्ड, सिल्वर, ये वाली कमोडिटी यूनिट्स। ठीक है, और यहाँ पे किसका कंट्रोल होता है, ओनरशिप है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ओनरशिप होता है। और ये जो ये बोर्ड है, कमिटी है, जैसे हमने ऊपर भी की थी ना कमिटी, कौन सी, डायरेक्ट टैक्स की, CBDT। ठीक है, ऐसे यहाँ पे सेबी के बोर्ड है, कमिटी, इनका एक्ट का, कानून का क्या नाम है, सेबी एक्ट
ये देखो 1992। ठीक है जी। ये कब बन गया था? हाँ, ये बॉडी कब बनी थी? 12 अप्रैल 1988 को बनी थी। ठीक है जी। पर यहाँ पर उसको पावर्स कब दी गई थी? जब ये एक्ट लागू हुआ ना, तब उनको ऑफिशियली पावर्स दी गई। ये बॉडी तो पहले ही बना थी। ठीक है, 12 अप्रैल 1988 को, पर 30 जनवरी 1992 को इनको पावर दी। फिर आ रहे हो जी आरबीआई को। आरबीआई कौन है जी? महाशय। हाँ, सब सब बैंकों के दादा दादी, सबसे बड़े बंदे हैं ना सब बैंकों के, आरबीआई। ठीक है जी। अब आरबीआई को यहाँ पर इंडिया सेंट्रल बैंक भी बोला जाता है। ये रेगुलेट करते हैं इंडिया का बैंकिंग सिस्टम। ठीक है जी। अब इतने सारे बैंक है, और कोई एक जना तो उसको हेड करेगा ना, मॉनिटर, जैसे क्लास मॉनिटर, वो मॉनिटर है आरबीआई सबके। ठीक है जी। ये किसके अंडर है? ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही है। ठीक है। और ये देखते हैं कि इंडियन रुपीज सप्लाई करना इनका ड्यूटी है, कि कमी ना रह जाए, कम बनाओ, देखना है कितना करना है कितना नहीं, कितना बनाना है, इशू करना है, वो सब। ठीक है जी। एक तो इंडियन रुपीज और पेमेंट सिस्टम्स भी ये देख। ठीक है, कि जैसे भी आपको पेमेंट्स वगैरह करनी है, ठीक है, वो सारे सिस्टम कौन कौन से मोड से आप कर सकते हो, कौन से नहीं। ठीक है, तो इन्होंने रेगुलेट करना। फिर यहाँ पे तीन मेन डिपार्टमेंट या इनके यूनिट या कॉर्पोरेशन के नाम दे रखे थे, जो ये वाले काम देखती है आरबीआई के अंडर। पहला कौन सा था? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा। क्या? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा। इनका क्या नेम? इनका नेम है, इनका काम क्या है? नाम से ही काम का पता चल जाता है। देखो बाई चांस अगर ये आ गया बीच में नोट सुन के, आप आइडिया लगा सकते हो, जैसे वो लैटिन वाला हम डिस्कस कर रहे थे ना, ऐसे नाम से ही पता चल जाता है काम। ठीक है, तो नोट बनाने का इनका मेन काम। ठीक है जी। और नोट प्रिंट करना। ठीक है, नोट्स के केस में प्रिंट बोलते हैं, कॉइन्स के केस में क्या बोलते हैं? मिंट बोलते हैं, क्योंकि वो मेटल के ऊपर गाड़ गुड़ के वो इंग्रेव करके वो सब बनाते हैं। ठीक है, मिंट मतलब मेकिंग कॉइन्स या स्टैम्प करना, वो मेटल से करते हैं। ठीक है, मैंने इधर। और मेन इसके यहाँ कहाँ पे इनकी मशीनें लगी हुई? दो जगह लगी हुई है, नासिक और देवास में। ठीक है जी। और फिर आगे दूसरी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें पेमेंट आ गया वर्ड। तो कौन कौन से मोड से पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, तो इन्होंने सारा रेगुलेट वगैरह कर। फिर आगे क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। डिपॉजिट्स की इंश्योरेंस कराना और क्रेडिट्स की गारंटी देना। ठीक है, ये विभाग वो देखता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। जो डिपॉजिट वगैरह करा रखे हैं उससे रिलेटेड इंश्योरेंस करवाना, और जो क्रेडिट फैसिलिटीज वगैरह देख रखी है उससे रिलेटेड गारंटी देना। समझ आए ये चीज? ठीक है। हाँ जी, इधर गुरप्रीत आयशा आ रहे हैं ना समझ में? Yes, ma'am. ठीक जी है। मैम। फिर आगे देखो, अभी ऊपर पढ़ के आए थे इसके बारे में। ठीक है, आईपीबीआई क्या है? बोर्ड है। कानून का क्या नाम है? आईबीसी कोड। कहाँ पे पढ़ के आए अभी पीछे? एमसीए। एमसीए नहीं भूलना कभी भी, एमसीए। उसमें कौन कौन से लोगों से रिलेटेड ये मैटर्स देखते हैं? एमसीए कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, एक तो कंपनीज है, एलएलपी। ठीक है। हाँ, मेन कंपनीज हो गया, और यहाँ पर एलएलपीज हो गया, एलएलपी आईबीसी से रिलेटेड। ठीक है, ये देखो अभी पीछे किया था ना, ये देखो। ठीक है, तो कंपनीज, एलएलपी और आईबीसी से रिलेटेड ये मेनली चीजें हमारी देखते हैं। ठीक है जी। आओ जरा अब हम चलें कहाँ पर? आईबीबीआई। ठीक है, आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे आपको बताया था कानून का क्या नाम है? आईबीसी 2016। कानून का नाम है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। पर इसको देख कौन रहा है? कौन सी कमेटी या बोर्ड देखती है? आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो तीन टर्म्स थी दे रखी। ठीक है, इसमें क्या क्या टर्म्स है? आईपीए, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। ठीक है, ये बोर्ड ने काम करने के लिए कुछ एजेंसीज अपॉइंट की है। क्या नेम है? आईपीए, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। इनका क्या मेन काम होता है? ग्रांट मेंबरशिप टू इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। आईपी कौन है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स है, जिसमें सीएस भी एलिजिबल है। वो पेपर देके इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स बन सकते हैं, और ये वाले मैटर्स भी केसेस हैंडल कर सकते हैं क्लाइंट्स के। ठीक है जी। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो मैटर्स देखेंगे। ठीक है, और कौन रेगुलेट करे उनके ऊपर? आईपीएज है, और उनके ऊपर आईबीबीआई है, आईबीबीआई के ऊपर आईबीसी, जो कानून जो फॉलो कर रहे हैं वो चीज है।
अच्छा ये क्या है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज डाटा बैंक है। एक डाटा तैयार करके रखा है सब लोगों का। कोई किसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ से निकाल सकते हैं, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या है, आईपीए, आईपी और आईयू के बारे में बता रहे थे। ये कब बनी थी ये बोर्ड? हाँ, 1 अक्टूबर 2016। पर यहाँ पर इसको पहले लोकसभा ने कब पास कर दिया था, इससे पहले 5 मई 2016। ठीक है, सब चीजों की प्रेसिडेंट वगैरह के अप्रूवल वगैरह के बाद ये कब हुआ था, 1 अक्टूबर 2016 को बनाया गया। और ये क्या क्या किस किस को कवर किया जाता है इसमें? हाँ भाई, दिवाला तो किसी का भी निकल सकता है। ठीक है, आपको याद है ना आईबीसी क्यों लाया गया था, इतने सारे लोगों का दिवाला निकला जा रहा था। अब वो काम नहीं कर पा रहे, अब तो बंद ही होएगा ना उनका काम। तो कहते हैं अगर नॉर्मल बाकी जब जहाँ जनता की फाइलें लग रही थी कोर्ट में, वो भी मैटर उनका इतना लटकता जा रहा था, तो अलग से इनके कानून बना दिया और अलग से कोर्ट इनका काम हैंडल करेगी। ठीक है, ताकि इनकी जल्दी क्लियरेंस हो पाए और इनको मदद मिल पाए। जो लोगों का काम धंधा बंद हो गया है, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं है, तो उनकी हेल्प के लिए, या कुछ लोगों ने कुछ पैसे दिए थे कुछ लोगों को जिनका दिवाला नहीं गया, उनसे कैसे रिकवर करना है। ठीक है ना, कर्जा आपके ऊपर चढ़ गया, आपके पास है नहीं, पर उसने तो लेना है ना किसी तरह, उसकी कौन हेल्प करेगा? ये कोर्ट मदद करेगी यहाँ पे, जो आईबीसी कोर्ट में। ठीक है जी। तो यहाँ पे इंडिविजुअल्स, कंपनीज, एलएलपीज, पार्टनरशिप्स, ठीक है, यहाँ पर हर तरह के लोग कवर हो रहे हैं। कौन कौन से? इंडिविजुअल्स हो गए, ठीक है, कंपनीज होगी, एलएलपी हो गया, पार्टनरशिप हो गया, सब तरह के लोग यहाँ पर कवर हो गए। ठीक है, और एलएलपी किसका कॉम्बिनेशन है? कंपनी और पार्टनरशिप का कॉम्बिनेशन। ये किया, और ये क्यों बनाया गया था? ताकि स्पीडली, जल्दी से जल्दी रेजोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके, और बड़ा सिंप्लीफाइड प्रोसीजर था, कुछ मुश्किल नहीं था। कौन सी दो कोर्ट कचहरी यहाँ पे काम देखती हैं? एनसीएलटी और डीआरटी। हाँ, अगर आपको ध्यान हो, कंपनीज एक्ट में कोर्ट को ट्रिब्यूनल भी बोल देते हैं, और उसमें दो कोर्ट कचहरी के नाम दिए, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, कंपनीज एक्ट में एनसीएलटी और एनसीएलटी होते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, दूसरा नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है जी, तो एक तो एनसीएलटी देखती है यहाँ पे आईपीसी वाला मैटर, और दूसरी डीआर, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल देखती है मैटर। ठीक है, तो ये था हमारा आईबीसी कोड या आईबीबीआई जो बोर्ड है वो काम। तीन चीजें होती हैं, आईपीए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। और दो कोर्ट्स यहाँ पर देखती हैं, और सब लोगों से देख रही है, यहाँ पर मैटर कवर हो रहे हैं सब लोगों से। ठीक है, ये हो गया हमारा। हाँ जी, आ रहा है इधर गुरदीप, आयशा, और इधर सबको आ रहा है समझ में बच्चों? ठीक है, जी मैम आ रहा हूँ। चलो ठीक। चलो जी, आओ फिर हम लास्ट क्वेश्चन पे चले। लास्ट क्या था हमारा? इंसाफ दिलाएगा कौन? दिलाएगा कोर्ट कचहरियां। ठीक है, कौन सी कोर्ट कचहरियां? इंडियन जुडिशरी सिस्टम जिसको बोलते हैं, जिनका मेन काम क्या होता है? लड़ाई झगड़े जो है ना सिटीजन के बीच में, सरकार के बीच में, ठीक है, या सिटीजन या सरकार के बीच में, वो सुलझाने का काम होता है, डिस्प्यूट रिजॉल्व करना। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है भाई? कानून वगैरह को इंटरप्रेट करना, रेगुलेट करना, फॉलो कर रहे हैं नहीं, और इसका मतलब क्या है? सही निकाल के डिसीजन देना। ठीक है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, और प्रमोशन ऑफ फेयरनेस। अगर ये नहीं भी पढ़ोगे, खुद से हम अपनी समझ से लिख सकते हैं चीजें, बाय चांस फंक्शन आ जाए। ठीक है, तीन से तीन क्या, हम तो 5-6 अपने हिसाब से लिख सकते हैं यहाँ पे बना के, और भी चीजें कि यहाँ पे हमने बायसनेस नहीं करनी, फेयरनेस करनी है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट करना है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करना है, हाँ हाँ, इंटरप्रेट करना है, लॉ का रेगुलेट करना है, सब फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ना, तो ये चीजें हो जाएगा। और सबसे ऊपर कौन सी कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे हाई कोर्ट, देन उसके नीचे कौन से? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, ये चीजें दे रहे हैं। और आर्टिकल 141 के बारे में पहले भी पढ़ लिया था, कहाँ पे पढ़ा था हमने? कॉमन लॉ। कॉमन लॉ में पढ़ा था, उसमें क्या बोला था? जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, वो नीचे हाई कोर्ट के ऊपर भी बाइंडिंग फॉलो करने। तो सबसे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा, सबसे एपेक्स कोर्ट, सबसे ऊपर वाले लेवल का कोर्ट है। इसको कब बनाया गया था? जब भारत का संविधान आया। ठीक है, याद है? फेडरल कोर्ट हटा के इसका जन्म हो गया था 26 जनवरी 1950। ठीक है जी, और यहाँ पे सबसे बड़े जज को क्या बोला जाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 126 के अकॉर्डिंग इसको अपॉइंट किया जाता है। अच्छा, ये वो जो बेंच होते हैं, मेंबर्स होते हैं, पहले कितने थे? टोटल 7 थे, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, साथ में 6 और लोग मेंबर बैठते थे। अब इसको बढ़ा के 34 कर दिए है।
ठीक है, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो एक ही होगा, जो बड़ा बंदा है वो एक ही है। ठीक है, बाकी मेंबर्स बढ़ा दिए ताकि जल्दी से जल्दी मैटर सॉल्व हो, क्योंकि केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो 33 हो गए, तो 7 से 34 एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी रिमेनिंग कौन हो जाते हैं, हमारे मेंबर्स हो जाते हैं। ठीक है जी, और कहते हैं हम आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग केस फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, ये लिखा हो। तो यहाँ पे आर्टिकल 126 और 32 की बात हुई। आगे चलो जी, हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट कौन सी होती है, जो स्पेसिफिक स्टेट और यूटी के लिए बनाई जाती है। ठीक है जी, और आर्टिकल 214 में लिखा हुआ है कि हर स्टेट का क्या होना चाहिए, एक अलग से हाई कोर्ट होना चाहिए, 214 ने। ठीक है जी, और ऊपर हमने 141 उधर कॉमन लॉ में कर दिया था इधर। ठीक है जी, और क्या दिया हुआ है इधर, कहते हैं इनकी अपनी क्या होती है, वही वाली जो ऊपर फेडरल कोर्ट का नहीं पढ़ा था हमने, ये एपिलेंट, ओरिजिनल, जुरिसडिक्शन या सुपरवाइजरी वाला इनका काम होता है। एपिलेंट, ओरिजिनल, सुपरवाइजर वाला काम होता है। पर कहते 227 क्या करता होता है, उनकी जो सुपरवाइजरी वाली पावर है, ताकत है, उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन या रोक लगा सकते। ये आर्टिकल में वो पावर दे रहे हैं कि ये वाली पावर के ऊपर रोक लगानी है, तो ये कहाँ दे रखी है, वो कहेंगे ऐसे क्यों लगा रहे हो, लिमिट कहाँ, क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 227 में लिखा हुआ है ये चीज। ठीक है जी, ये किया हुआ था। कहते हैं 6 स्टेट्स एक सिंगल शेयर कर रही हुई है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कहते हैं आप केस वगैरह फाइल कर सकते हो हाई कोर्ट में, वो कहाँ पे लिखा हुआ है, 226। ठीक है, ये देखो, इधर 32 में लिखा होता है, इधर 226 में। और सबसे पुरानी कोर्ट कौन सी है हमारी, हाँ, कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, 2 जुलाई 1860। 1 जुलाई को हमारा सीए डे होता है, और ये 2 जुलाई उससे रिलेट करते हैं, 1860। ठीक है, फिर हमने किसके बारे में पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसको 2 लेवल्स में डिवाइड किया हो, कहते हैं कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज में सिविल लॉ, सिविल केसेस देखे जाते हैं। कोर्ट ऑफ सेशंस में कौन से मैटर देखे जाते हैं, हाँ, क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल केसेस देखे जाते हैं। कौन से, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज या कोर्ट ऑफ, हाँ, कौन सा, सेशंस। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज और सेशंस। ठीक है, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज और सेशंस। ठीक है, सिविल लॉ वाले डिस्ट्रिक्ट जज वाले हो गए, सेशंस मतलब इसको आप रिलेट कर सकते हो कि बहुत सारे सेशंस लगेंगे, ट्रायल होगा, जो अगर आपने क्रिमिनल कोई काम किया है ना, मतलब आपने कुछ ऐसा संगीन अपराध कर दिया, तो आपका ट्रायल होगा, आपकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगी, सेशंस होंगे, ये नहीं कि एक ही बार में बस सब निपट जाए। ठीक है, तहकीकात होगी प्रॉपर, ये सब होगी, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज सिविल लॉ हो गया, नाम से ही लग रहा है डिस्ट्रिक्ट जज मतलब ठीक ठाक सर है ना, सेशंस है ना, उसमें लगने वाला है टाइम, तो वो क्रिमिनल लॉ, ये किया। अच्छा, ये जो सिविल जज है, जिसमें कुछ मैटर्स हैं पैसों से रिलेटेड, पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन मतलब पैसों से रिलेटेड कुछ मैटर है, वो कौन से वाले केसेस हैंडल कर सकते हैं यहाँ पर, जो सिविल जज है, जिसमें 2 करोड़ या उससे कम की वैल्यू, लेस देन इक्वल टू 2 करोड़। ठीक है, देन हमने क्या किया था, जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है, पावर टू कंट्रोल। ये जो कोर्ट कचहरियां, जो भी मामले केसेस वगैरह जाते हैं, ये ना डिवाइड किए होते हैं, कैसे, जिसने केस डाला है वो कहाँ पे रह रहा है बंदा, या अगर लड़ाई झगड़ा प्रॉपर्टी रिलेटेड है, प्रॉपर्टी कहाँ पे है। अब आप बताओ, अगर ये चीज डिवाइड ना की हो तो क्या होएगा हाल, बताना, कहीं भी चला जाएगा, क्या पता चंडीगढ़ में ही तो पूरी दुनिया भर के इंडिया के आ रहे हो फिर, या दिल्ली, है ना, कुछ ऐसी जगह पे, और कहीं पे तो कुछ जा ही ना रही हो। ठीक है, वो खाली बैठे हैं लोग, तो एक प्रॉपर टाइमली रेजोल्यूशन हो, ठीक है, सबके पास डिवाइड करके काम हो, तो यहाँ पर बांट रखे एरिया वाइज, जुरिडिक्शन बोला जाता है। ठीक है जी, फिर आगे लास्ट में क्या है, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। ठीक है जी, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स किसकी सलाह के साथ बनाए जाते हैं, कहाँ पे बनाए जाते हैं, तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, और किसकी सलाह के साथ बनाए जाते हैं, हाई कोर्ट की सलाह के साथ ही बनाए जाते हैं। कहाँ पे बनाए जाते हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख है, 10 लाख से हाँ 10 लाख है उस, यहाँ पे मेन ना 2 ही लिमिट्स हैं, एक ऊपर लेस देन इक्वल टू 2 करोड़ वाली थी। ठीक है, वो उससे ज्यादा वाली नहीं मैटर कर सकता सिविल जज। ठीक है, हैंडल, और इधर क्या है, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मतलब वो बोल सकते हैं ना, जहाँ पे प्रॉपर मेट्रो वगैरह वो सब होती है, पॉपुलेशन भी ज्यादा होती है, तो उससे रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रेटर देन इक्वल टू की बात हो रही है, पॉपुलेशन कम से कम 10 लाख है, उससे ज्यादा है, वहां पे हम बना सकते हैं। ठीक है, और वहां पे जो ऑफिसर्स हैं मेन जो हैंडल कर रहे हैं,
ठीक है, क्या नाम है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और दूसरा मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। ऊपर वाला चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और नीचे वाला मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। और उनके पावर्स जो, उनके पास जो पावर ड्यूटी जो हक असाइन कर रखे हैं वो कहते हैं सिमिलर है चीफ जस्टिस मैजिस्ट्रेट के, ऊपर वाले को नीचे वाले के कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे लिस्ट डाउन नहीं किया हो, बस इन्होंने बता दिया कि इनकी तरह सेम इनके पास पावर्स। हाँ जी, इधर आप सबको समझ आया? ठीक है, इधर गुरदीप आयशा आया समझ में? Yes, ma'am. जी मैम। ठीक है जी। तो ये था हमारा इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बिल्कुल छुटपुट सा और बड़ा बेसिक सा ये न्यूली इंट्रोड्यूस चैप्टर है। ठीक है, और बहुत स्कोरिंग है। ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ आया हो, आ गया सबको समझ में? ठीक है, एमसीक्यू किए थे, क्वेश्चंस एमसीक्यूज वगैरह किए थे इसके? ठीक है, चलो फिर हम यही क्लास वाइंड अप करते हैं। तो मैम अब ये एग्जाम रिवीजन सेशन है, 1 मिनट, ये रिवीजन सेशन आपका ऐसा बन गया कि कभी टेस्ट लेना उससे पहले देख लो। वैसे तो सेल्फ स्टडी बेस्ट है, फटाफट से खुद नजर मार, पर कई बार क्या होती है ना, हो नहीं रही होती, हम होते हैं कुछ सामने लगा के हम साथ साथ करें, तो टेस्ट के दौरान पे भी काम आ जाएगी। उसके बाद फिर फुल सिलेबस या ग्रुप वाइज हमने टेस्ट लेना है फुल सिलेबस, तब या पेपर से पहले, तब ये काम आ जाए। ठीक है, तो मैं यही अपनी ये वाला सेशन वाइंड अप कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर